नमस्कार, मैं हूं निखिल और आप 12 जुलाई 2023 के रोज की सुर्खियां देख रहे हैं। पहली सुर्खी मौसम से जुड़ी हुई है। भारी बारिश के चलते देश के कई राज्यों में हालत बेहद खराब है। अभी तक केवल हिमाचल प्रदेश में 80 लोगों की मौत हो चुकी है। वहीं पंजाब में 10 लोगों की मौत की खबर है। कई जगह बांध टूटने की घटनाएं भी सामने आई हैं। दिल्ली में यमुना नदी उफान पर है। जल स्तर के खतरे के मीटर को पार करके 207 मीटर पर बह रही है, खतरे का निशान, जिस वजह से पुराने पुल से यातायात बंद किया गया है, जो पुराना लोहा पुल दिल्ली का है। दिल्ली में पानी सर से ऊपर गया तो मुख्यमंत्री केजरीवाल ने केंद्र से मदद मांग ली। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह को लिखे पत्र में सीएम केजरीवाल ने लिखा, पिछले 3 दिनों से दिल्ली में बारिश नहीं हुई है। यमुना का जलस्तर बारिश की वजह से नहीं, बल्कि हरियाणा के हथनीकुंड बैराज से भारी मात्रा में पानी छोड़े जाने की वजह से बढ़ रहा है। केजरीवाल ने अमित शाह से गुजारिश की कि वो नियंत्रित तेजी से पानी छोड़ें। ये भी कह दिया कि G20 शिखर सम्मेलन से पहले राजधानी में बाढ़ की खबरें अच्छा संदेश नहीं देंगी। इधर के मुख्यमंत्री तो ऑप्टिक्स के चक्कर में लगे हुए हैं। वैसे ज़्यादा खराब स्थिति हिमाचल प्रदेश की है। आज तक पर छपी खबर के मुताबिक राज्य में 80 लोगों की जान गई है, 92 लोग घायल हुए हैं, 79 घर पूरी तरह से बर्बाद हो चुके हैं और 333 घरों को नुकसान पहुँचा है। राज्य में अब तक 41 जगह भूस्खलन और 29 जगह फ्लैश फ्लड की घटनाएं भी सामने आई हैं। अगर इतने जानमाल के नुकसान का हिसाब लगाएं तो हिमाचल में बारिश और बाढ़ की वजह से लगभग 1050 करोड़ रुपए का नुकसान हो चुका है ऑलरेडी। अभी मौसम शुरू हुआ है। बीते रोज 11 जुलाई को मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने बाढ़ प्रभावित इलाकों का हवाई सर्वेक्षण किया, राहत पैकेज की घोषणा भी की। दूसरी सुर्खी का संबंध पहलवान बनाम बृजभूषण सिंह मामले से है। दिल्ली पुलिस ने कुश्ती संघ से पूर्व अध्यक्ष और भाजपा सांसद बृजभूषण शरण सिंह के खिलाफ जो चार्जशीट दायर की थी, उसमें से कुछ जानकारियां प्रेस के हाथ लग गई हैं। अब इंडियन एक्सप्रेस के महेंद्र सिंह मनराल ने इस पर एक लंबी रिपोर्ट छापी है। कथित तौर पर बृजभूषण शरण सिंह 2 तस्वीरों में एक शिकायतकर्ता के साथ अनुचित तरीके से व्यवहार करते नजर आ रहे हैं, ऐसे कि उन्हें कोई सेक्सुअल बेनिफिट चाहिए हो। महिला पहलवानों ने अपनी शिकायतों में बताया है कि दिल्ली के अशोक रोड पर बने WFI के ऑफिस में CCTV नहीं है, न ही यहाँ कोई विजिटर्स रजिस्टर है। बृजभूषण शरण सिंह का घर इसी जगह है और यहीं पर यौन उत्पीड़न की कम से कम 2 घटनाएं हुई हैं। मनराल ने लिखा कि बृजभूषण के फ़ोन की लोकेशन भी यहीं पाई गई है। वहीं कुछ तस्वीरों में वो उस कार्यक्रम में मौजूद हैं जहां कथित तौर पर यौन उत्पीड़न की एक घटना हुई थी। चार्जशीट में ये तस्वीरें तकनीकी सबूत मानी गई हैं, टेक्निकल एविडेंस। इससे पहले एक्सप्रेस की ही एक रिपोर्ट में बताया गया था कि महिला पहलवानों के कथित यौन उत्पीड़न के मामले में अभी तक की जांच के आधार पर बृजभूषण शरण सिंह पर मुकदमा चलाया जा सकता है और उन्हें सजा भी दी जा सकती है। भाजपा सांसद को यौन उत्पीड़न, छेड़छाड़ और पीछा करने जैसे अपराधों के लिए IPC की धाराओं 506 यानी आपराधिक धमकी, 354 महिला की गरिमा भंग करना, 354A यौन उत्पीड़न और 354D पीछा करने के तहत सजा मिल सकती है। अगली सुर्खी बनाई विपक्ष ने। विपक्ष भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ एकजुट होने की कोशिश में लगा हुआ है। एक मीटिंग बिहार में हो चुकी है, अब कर्नाटक में दूसरी होने वाली है। इंडिया टुडे से जुड़ी मौसमी सिंह की रिपोर्ट के मुताबिक विपक्ष की दूसरी बैठक 17-18 जुलाई को बेंगलुरु में होगी। पहले ये मीटिंग शिमला में होने वाली थी, अब बेंगलुरु में होने वाली है। इस बार बैठक में 24 दलों के नेता शामिल होंगे। कांग्रेस की पूर्व अध्यक्षा सोनिया गांधी भी इस बैठक में शामिल होंगी। सोनिया गांधी संयुक्त प्रगतिशील गठबंधन UPA की अध्यक्षा हैं। संभवतः बैठक में उनकी मौजूदगी से यह सुनिश्चित होगा कि अगर किसी मुद्दे को लेकर मतांतर होता है तो सोनिया उसे आसानी से सुलझा सकेंगी। मौसमी सिंह के मुताबिक कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने बैठक के लिए सभी विपक्षी दलों के नेताओं को न्योता भेजा है। इस बार जो नए दल बैठक में बुलाए गए हैं उनमें तमिलनाडु से MDMK और KDMK, पूर्व में दलित पैंथर कहलाने वाली VCK, रेवोल्यूशनरी सोशलिस्ट पार्टी RSP, फॉरवर्ड ब्लॉक, इंडियन यूनियन मुस्लिम लीग IUML, केरल कांग्रेस जोसेफ और केरल कांग्रेस मणि के नाम शामिल हैं। बाकी पिछली बार जो चेहरे आपको दिखे थे वो तो होंगे ही। अभी जो जानकारी हमारे पास आई है उसके मुताबिक विपक्षी नेताओं के बीच 2 दिन बातचीत होनी है। इसमें पहले दिन यानी 17 जुलाई को सभी नेता एक अनौपचारिक बैठक करेंगे। इसके अगले दिन यानी 18 जुलाई को इन नेताओं के बीच एक औपचारिक बातचीत होगी। चौथी सुर्खी आर्थिक मोर्चे से आई। भारत का एनुअल रिटेल इन्फ्लेशन या सालाना खुदरा महंगाई जून में बढ़कर 4.81% हो गई। खुदरा मुद्रास्फीति या महंगाई वो दर है जिस पर उपभोक्ता अपने इस्तेमाल की चीज़ें खरीदता है। कुल मिलाकर समझिए कि महंगाई बढ़ रही है। सरकारी आंकड़ों के मुताबिक पिछले महीने ये संख्या 4.31 थी। इसमें खाद्य महंगाई यानी खाने पीने की चीज़ों की कीमतें मई महीने के 2.96% के मुकाबले बढ़कर
4.49% हो गई है और खाने पीने की चीज़ें एक औसत खरीदार की टोकरी का लगभग आधा हिस्सा होता है। क्या कारण है इसका? उत्तर भारत में अनियमित और लगातार बारिश। आशंका है कि आने वाले महीनों में सब्जियों की कीमतें और बढ़ सकती हैं। आखिरी सुर्खी की तरफ बढ़ते हैं। जून के अंत में स्वीडन की राजधानी स्टॉकहोम की केंद्रीय मस्जिद के बाहर एक व्यक्ति ने कुरान की एक प्रति फाड़ी थी और फिर उसमें आग लगा दी थी। रॉयटर्स की रिपोर्ट के मुताबिक स्वीडिश पुलिस ने एक जातीय समूह के खिलाफ काम करने के चार्जेस लगाए थे। इसके अलावा कई दिन से यूरोप के कई देशों से खबर आ रही थी कि वहाँ हिजाब जलाए जा रहे हैं। पाकिस्तान ने इसके खिलाफ यूनाइटेड नेशंस ह्यूमन राइट्स काउंसिल में जिरह की। 57 देशों के इस्लामी सहयोग संगठन OIC की ओर से एक ड्राफ्ट रेजोल्यूशन पेश किया। इस प्रस्ताव में UNHRC से धार्मिक घृणा पर एक रिपोर्ट प्रकाशित करने की अपील की गई और राज्यों से अपने कानूनों की समीक्षा करने और उन कमियों को दूर करने की अपील की गई। अमेरिका और यूरोपीय संघ ने इसका कड़ा विरोध किया। उनका कहना था कि ये मानवाधिकारों और अभिव्यक्ति की आज़ादी के विरुद्ध हैं। हालांकि UN की मानवाधिकार बॉडी ने इस प्रस्ताव को भारी बहुमत से मंजूरी दे दी और सहयोगी देशों से धार्मिक घृणा को रोकने के लिए और ज़्यादा कोशिश करने की अपील की है। और ज़्यादा कोशिश। भारत उन 28 देशों में शामिल था जिन्होंने पाकिस्तान के पक्ष में मतदान किया, 12 ने विपक्ष में मतदान किया और 7 देशों के प्रतिनिधि अनुपस्थित रहे, एब्सटेन किया उन्होंने वोटिंग से। ये थी आज की सुर्खियाँ। अब आपसे अगले एपिसोड में मुलाकात होगी। तब तक अपना ध्यान रखिएगा। देखते रहिए द 11 टॉप।